हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो लेकर आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन का। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थियरम के बारे में। ये इम्पल्स टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर नीट में अक्सर इम्पल्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और जेई की बात करें तो वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आज हम लोग नीट के PYQs भी करेंगे इम्पल्स के ऊपर, और साथ ही में इम्पल्स मोमेंटम थियरम को जानेंगे। मतलब पूरा लेक्चर सिर्फ इम्पल्स पर ही रहेगा। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर इम्पल्स क्या होता है। सो इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? देखो, जब भी कोई फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो बॉडी और जिससे आपने फोर्स अप्लाई किया है वो कांटेक्ट में रहती है। जैसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करके ऐसा किया, ठीक है, तो मैं जब हाथ यहाँ पे लेकर गया तो थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ और व्हाइट बोर्ड कांटेक्ट में थे। तो उस समय जो फोर्स लगा उसी को बोलते हैं हम इम्पल्स। उसी को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड टाइम। मतलब कितने टाइम के लिए आप कांटेक्ट में थे वो, और कितना फोर्स आपने लगाया था वो। दो चीज़ों पर इम्पल्स डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस तरीके से, तो कितनी देर के लिए मेरा हाथ और इसका सरफेस कांटेक्ट में था उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही में कितना फोर्स मैंने लगाया था उस पर डिपेंड करेगा। एंड इट विल डिफाइन द इम्पल्स। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे इम्पल्स को। ठीक है, तो इम्पल्स को लिखने का एक तरीका होता है, दैट इज सबसे मतलब जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है इम्पल्स की, वो होती है इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FDT। ठीक है, DT क्या है यहाँ पे? DT है यहाँ पे चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, और F क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो FDT का आप लोग इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इम्पल्स। कभी भी आपको इम्पल्स निकालना हो, इम्पल्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, वेक्टर इम्पल्स वेक्टर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FDT। ठीक है, इंटीग्रेशन FDT। और अब इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? तो इसका डायरेक्शन होता है फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। जैसे मैंने इसको ऐसे हिट किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में थी, तो इम्पल्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब सपोज यहाँ पे हम लोग स्मॉल चेंज इन टाइम ना लें, तो हम लोग टाइम को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, वेक्टर I इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सपोज आपको ऐसा ग्राफ दे दिया कि ये भैया ये फोर्स है और ये टाइम है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो बताओ इम्पल्स कितना होगा? तो इसमें आपको निकालना होगा एरिया अंडर FT ग्राफ विल गिव यू इम्पल्स। ठीक है, तो आप लोग अगर उसका एरिया निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे इम्पल्स कितना है। ऐसा एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूँ। तो इस तरीके को अच्छे से समझ लो, इस फॉर्मूले को नोट कर लो और याद कर लो। फिर हम लोग इसका एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। तो देखते ही देखते मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए। अब थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थियरम के बारे में। सबसे पहले हमने इम्पल्स देख दिया, इम्पल्स के 3 फॉर्मूले देखे। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन FDT, दूसरा फॉर्मूला F इंटू टी क्या है? टाइम, F क्या है? फोर्स इन न्यूटन, टाइम इन सेकंड, और तीसरा फॉर्मूला देखा एरिया अंडर FT ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया है और पूछा इम्पल्स कितना होगा तो आप उसका एरिया निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल समझो चीजों को। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से और समझते हैं इम्पल्स मोमेंटम थियरम क्या है। अच्छा, तो फोर्स क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपको याद हो तो फोर्स था dP/dt। याद है? चलो देखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम लोग बड़े फोर्स की बात करें तो क्या मैं इसको ऐसा डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T लिख सकता हूँ? बड़ा चेंज है ना, बड़ा चेंज इन मोमेंटम, बड़ा चेंज इन टाइम। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वेक्टर की साइन बना लो, कभी भूल जाया करो तो माफ कर दिया करो। अब देखो, वेक्टर F और फोर्स और टाइम मिलके क्या बन रहा है? इम्पल्स बन रहा है। तो ये हो गया वेक्टर I इज इक्वल टू वेक्टर P, चेंज इन मोमेंटम। तो I को हमने रिलेट कर दिया है मोमेंटम से, और यही है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थियरम। यही है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थियरम। ठीक है, F और डेल्टा T क्या था?
आई था, इम्पल्स था। एफ डी टी मतलब क्या, एफ डी टी मतलब फोर्स और चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, बट यहाँ हमने बड़ा चेंज लिया तो एफ और डेल्टा टी हो गया आई, और आई हो गया बराबर चेंज इन मोमेंटम के। इसी को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको एक और तरीके से आप लोग समझ सकते हो, देखो वेक्टर आई बराबर वेक्टर पी हुआ चेंज इन मोमेंटम, फिर ये दोनों साइड आप लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हो। देखो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी को, डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर एफ इंटू डी टी, है ना। डी पी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी पी, एफ इंटू डी टी आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल गया। अब वेक्टर एफ क्या है, डी पी बाई डी टी है, तो इम्पल्स हो जाएगा डी पी बाय डी टी इंटू डी टी। तो देखो डी टी खत्म और इसका इंटीग्रेशन पूरा आ जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा पी। बात वही है, चाहे जहाँ से आप लोग समझ लो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। फिलहाल आप लोग यहीं से समझ के रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई आपके लिए। तो आप लोगों को कभी भी इम्पल्स दे या फिर मास और वेलोसिटी के बीच में कुछ कंडीशन दे दे तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम के बीच में चेंज होता है। अच्छा थोड़ा सा इसका फील लेते हैं, मोमेंटम का चेंज मतलब आप कहना क्या चाहते हो। अच्छा तो मैंने बोला इम्पल्स क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। जैसे मैंने लात से फुटबॉल को मारा, लात से फुटबॉल को मैंने मारा तो मेरा पैर जितने समय के लिए फुटबॉल के कांटेक्ट में था उसमें एक इम्पल्स जनरेट हुई होगी, है ना। तो मुझे बताओ जब मैंने फुटबॉल से लात को लात से फुटबॉल को मारा तो उस समय जो वेलोसिटी थी वो चेंज हुई होगी, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो मारने से पहले वेलोसिटी और मारने के बाद वेलोसिटी अगर उनके बीच में हम चेंज निकाल लें तो क्या वही इंपल्स हो जाएगा, वही इंपल्स हो जाएगा ना। इसलिए इंपल्स को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया हमारा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू टाइम, एवरेज फोर्स इंटू टाइम। ये हो गया आपका पांचवा फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले मैंने बता दिए, ज्यादा नहीं बताए। देखो सबसे पहला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। दूसरा मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तीसरा मैंने क्या बताया, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ये तो यहीं से रिलेट कर सकते हो ना, सब कुछ यहीं से है। पहला आपको ये याद हो गया ना, बाकी सब आ जाएगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। फिर आपको इम्पल्स मोमेंटम थियरम याद है, अच्छा इम्पल्स मोमेंटम थियरम खत्म हो गया, चौथा फार्मूला भी। और लास्ट फार्मूला बस इसी को अलग तरीके से लिख दिया है, एफ एवरेज इंटू टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो सारे न्यूमेरिकल आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरी समझ में आई अच्छे से। हम लोगों का जो इंपल्स होता है वो तब जनरेट होता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मोमेंटम था और फोर्स अप्लाई करने के पहले जो मोमेंटम था, अगर हम उनका चेंज निकाल लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इंपल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। और डायमेंशनल एनालिसिस बता देता हूँ, फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2, देख लेते हैं, M इंटू ए, मास है M1, एक्सेलरेशन L1 T-2, यस मैं याद नहीं रखता, ठीक है, इंटू T1। तो इसका डायमेंशन होता है L1 M1 T-1, इम्पल्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T-1। नीट में ऐसे हल्के फुल्के सवाल पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो चलो इतनी बातें नोट करो, बस वो 5 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो बात खत्म है। अब आपको बस क्वेश्चन 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 करते जाना है, मतलब मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। सबसे पहले वो टाइप के क्वेश्चन जो काफ़ी हलवा है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे हार्ड पे बढ़ेंगे और लास्ट में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाए। नीट जेईई एग्जाम मतलब लोग बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का होता है, अरे ऐसा होता ही नहीं है। जैसे आपको कोई पहेली पूछता है ना, तो पहेली में कैसा होता है कि पहेली का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक उस पहेली का जवाब हमें पहले से पता ना हो, ठीक है। ये सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे बोल वचन सुन लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहेली का जवाब, जैसे 10 पहेली अगर आपसे कोई पूछे तो मुश्किल से किसी 1 या 2 पहेली का जवाब आप लोग दे पाओगे, क्योंकि पहेलियाँ एक ऐसी चीज़ होती हैं कि उनका जवाब हमें पता नहीं होता है ना। सो लाइक दैट, तो उसी के तरीके से आपका नीट और जेईई का पेपर भी होता है, खास करके जेईई का पेपर। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका माइंड अगर चल गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसा होता ही नहीं है। जो टॉप करते हैं ना उन लोग के पेपर में जो क्वेश्चन आता है उन लोग ऑलरेडी वैसे टाइप के 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व किए रहोगे तब आप वहाँ पर कर पाओगे, मतलब पहले से ही पहेलियों का जवाब आपको मालूम रहेगा तब वहाँ क्वेश्चन देखते ही जवाब दे पाओगे। वरना फिर ऐसे तुक्का मारोगे, जैसे कोई पहेली पूछता है तो उल्टा सीधा हम लोग तुक्का मारते हैं ना, वैसा
तो ऐसा ही एक बार हुआ था कि मैंने एक पहेली पूछ ली टीचर से एंड टीचर ने मतलब तुरंत जवाब दे दिया। मैं बोला पक्का टीचर को पहले से मालूम रहा होगा। तब टीचर ने बताया एक बार एक 5वीं के लड़के ने पूछ लिया था। सो लाइक दैट पहेली की तरह होते हैं आपके क्वेश्चंस। अगर आप उन क्वेश्चंस को पहले देखे नहीं रहोगे, सॉल्व नहीं किए रहोगे, तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो फालतू बातें बंद करते हैं। पहले पूछा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स होता है, तो इसको दो तरीके से पूछ सकता है। एक लिख सकता है इंपल्स ऑफ फोर्स और दूसरा लिख सकता है चेंज इन द मोमेंटम। तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना। पहले डेटा लिख लो, डेटा लिख लो। डेटा मास कितना है 0.3 kg, टाइम कितना है 10 मिली सेकंड। मिली सेकंड लिखे ना तो ये नहीं लिखा था क्वेश्चन में, बट मैंने ये लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। तो टाइम है 10 × 10⁻³ सेकंड। ठीक है, मिली सेकंड बोले तो 10⁻³ सेकंड, माइक्रो सेकंड बोले तो 10⁻6 सेकंड, नैनो सेकंड ऐसा कुछ होता है, होता तो है बट जरूरत नहीं है आपको। वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फुटबॉल को एक आदमी ने किक मारा और किक मारते उसके अंदर स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड की, मतलब वो पहले रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो सबसे पहले आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, ये चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन कराना जरूरी रहता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल mvf माइनस इनिशियल, समझ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और मास तो वही रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वही तो चेंज इन मोमेंटम है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि पहले आपने 20 चॉकलेट खाई, फिर आपने 80 चॉकलेट खाई, तो बचाओ चेंज इन चॉकलेट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 80 में से 20 घटाओगे, मतलब फाइनल कितना खाया, पहले कितना खाया था उससे घटाओगे। लाइक दैट फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, उसको माइनस करोगे। घटिया एग्जांपल दे दिया मैंने। तो यहाँ पे मास कितना है 0.3, फाइनल वेलोसिटी है 10, माइनस मास कितना है 0.3, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये पूरा तो खत्म। तो 0.3 × 3, तो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो गया 3 न्यूटन का। तो इम्पल्स 3 न्यूटन है और मतलब चेंज इन मोमेंटम भी 3 न्यूटन है। दोनों का आंसर मिल गया 3 न्यूटन। किसका किसका आया था, नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करो इसको। चलो एवरेज फोर्स निकालना है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है एफ एवरेज इंटू टाइम। इम्पल्स निकला है 3, एफ एवरेज निकालना है। टाइम दिया है 10 × 10⁻3, 10 × 10⁻3 को 3 के नीचे भेज दो, इज इक्वल टू आ गया एफ एवरेज। तो एफ एवरेज आ गया कितना आ जाएगा 0.3 × 10⁻3 बोले तो 300 न्यूटन। ठीक है, 10⁻3 मतलब 1000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द एवरेज फोर्स। समझ में आया, मतलब 300 न्यूटन की उस समय फोर्स लग गई, समझे। मतलब जब मोमेंटम चेंज हुआ 10 मिली सेकंड में, जो मोमेंटम चेंज हुआ उसके दौरान 300 न्यूटन की फोर्स लग गई। ठीक है, लाइक दैट आप जब बॉल को बैट से मारते हो उस समय भी बहुत तगड़ा इंपल्स जनरेट होता है। जब बॉल को कैच करते हो तब भी ऐसा होता है। कैच करने वाले क्वेश्चंस आए हैं नीट में, कराऊंगा। इसके बाद और क्वेश्चंस पहले एग्जांपल में कर लेते हैं। चलो, जिसने आलस में पिछला क्वेश्चन नहीं किया था वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में सेम टू सेम दोनों फॉर्मूले वही लगने वाले जो पिछले क्वेश्चन में लगे। सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखो, फिर क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है वो पता करो, फिर सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा। बस आगे तो मैथमेटिक्स है ना। फॉर्मूला आपने सोच लिया, फिर तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, आपने सोचा तो सही था ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट हाँ, नीट वीट में कैलकुलेशन में गलती मत करना। अभी जितनी गलती करनी है कर डालो, और गलतियां तभी होंगी जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे ही थोड़ी ना गलतियां हो जाएंगी बिना कुछ की, इसीलिए खुद से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करो। ओके, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आप जब खुद से आंसर आ जाएगा ना, और जब मैं सेम टू सेम आंसर लिखूंगा तब आप समझ जाओगे, अरे हाँ एकदम मेरे को अब ये चैप्टर परफेक्ट हो गया। सो लाइक दैट। ओके, छोड़ो फालतू बातें। मास दिया है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। कुछ लोग यही नहीं किए होंगे, 100 का 100 छाप दिए होंगे। इम्पल्स है 200 न्यूटन सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। सेकंड है, न्यूटन है, सब एसआई में है। स्पीड पता करना है, फाइनल 0 क्वेश्चन मार्क, और एवरेज फोर्स पता करना है, एफ एवरेज क्वेश्चन मार्क। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमें मालूम है 200, और चेंज इन मोमेंटम होता है mvf माइनस mvi। mvi यहाँ पे 0 है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। इम्पल्स है 200, मास है 0.1, और vf हमें पता करना है। तो vf आ जाएगा 200 बटा 0.1, तो vf आ जाएगा 2000। 2000 बहुत ज़्यादा हो गया। फाइनल वेलोसिटी आ गई 2000। ठीक है, तो 2000 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया था। ठीक है, डेटा वेटा मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, कोई नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है।
ज़्यादा प्रैक्टिकल में मत जाओ। इम्पल्स होता है एफ एवरेज इंटू टाइम। एफ एवरेज पता करना है, ऐसे ही लिखे रहने दो, टाइम को यहाँ घसीट लो, ये हो जाएगा इम्पल्स बटा टाइम। सो आई फॉरगॉट टू राइट द टाइम, तभी तो मैं एकदम दुविधा में आ गया। टाइम ले लो 10 मिली सेकंड ले लो दोबारा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे इम्पल्स कितना है, इम्पल्स है 200, टाइम है 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एफ एवरेज, दिखाई दे रहा है ना। चलो 20 डिवाइड बाई 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो एफ एवरेज आ जाएगा 20 इंटू 10⁻+3। अब इसको सॉल्व कर दो, 000 20,000 न्यूटन का एवरेज फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा रखा, मास कम रखा, जिसके वजह से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आई और एफ एवरेज भी ज़्यादा आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन की, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा भी नहीं, हो सकता है आपसे अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है ना हो अगर आपको इंटीग्रेशन ना आता हो। देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला था ना, अरे इम्पल्स का, इंटीग्रेशन एफ डी टी, याद है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब फोर्स वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है, कुछ लोग चकरा गए होंगे, टेंशन मतलब बता देता हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखो टाइम का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू 2 आ रहा है, टाइम का वैल्यू 2 पुट करोगे फोर्स का वैल्यू 4 आ रहा है, टाइम का वैल्यू 3 पुट करोगे फोर्स का वैल्यू 6 आ रहा है, टाइम का वैल्यू 4 पुट करोगे फोर्स का वैल्यू 8 आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है टी पे, ठीक है। तो जब कोई भी टर्म किसी टर्म पे डिपेंड करने लगे तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर टी नहीं होता तो एफ आज़ाद होता, कुछ भी कर डालो एफ तो 2 ही रहेगा, अगर टी गायब हो गया तो एफ तो 2 ही रहेगा, तो वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि 5 सेकंड में पूछा है तो टी की जगह हम 5 रख देते हैं, 10 आ जाएगा आंसर। नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है इम्पल्स ऑफ द फोर्स इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना इम्पल्स लगा वो बताओ, जोड़ के बताओ 5 सेकंड में कितना इम्पल्स लगा, ठीक है। 5वें सेकंड में कितना लगा, अगर ये बोला होता तब आप 5 की वैल्यू वहां पुट कर देते, आंसर आ जाता। बोल रहे हैं 5 सेकंड में टोटल इम्पल्स, तो जोड़ने को बोल रहे हैं, तो जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन एफ डी टी। एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 2t dt, 2 ले लो बाहर, कांस्टेंट है, अंदर बचा t dt। ओके, तो t dt का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, t²/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट बता दो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। पता कैसे चला, अरे 5 सेकंड में पूछ रहा है, टाइम तो 0 से ही शुरू हुआ होगा, या टाइम भी -1 -2 से शुरू होता है, मजाक है क्या। तो 0 से शुरू हुआ, 5वें सेकंड, 5 सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो t की जगह एक बार 5 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, बीच में माइनस लगाओगे, ऐसा। बट 0²/2 तो 0 हो जाएगा, तो उसको भूल जाओ। तो ये आ गया 2 × 25/2, 2 खत्म, इम्पल्स आ गया 25 न्यूटन पर सेकंड। बोलो समझा क्या, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इम्पल्स आ गया यहाँ पे 25 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या ट्विस्ट कर सकता है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम वगैरह डाल के, मास वगैरह डाल के फिर से वही क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अब आंसर बताएंगे आप। t इज इक्वल टू 5 सेकंड है, मास इज इक्वल टू सपोज 0.2 kg है। तो आप मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप मुझे बताओ कमेंट करके फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, सेम चेंज इन मोमेंटम वाले फॉर्मूले से, और एवरेज फोर्स कितना होगा, ठीक है, बताओ। चलिए, तो 2001 का सवाल आपके सामने है। PYQs अब शुरू हो रहे हैं, तो नीट वाले कुर्सी की पेटी बांध लें। जेई वाले आपके लिए मुझे सवाल नहीं मिले, नहीं आए सवाल, कम आए हैं, या फिर आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चंस आए होंगे, बट मैंने देखा नहीं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था, क्रिकेटर कैचे सा बॉल, सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैं लाया नहीं, या फिर हो सकता है ना आए हों, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जेई वालों के लिए मेरे पास PYQs नहीं है। तो नीट वाले देखो इसको, अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे बताओ इम्पल्स पूछा है या एवरेज फोर्स पूछा है, खुद बताओ, इम्पल्स पूछा है या एवरेज फोर्स पूछा है। जब ऐसी दुविधा हो जाए ना तो यूनिट देखा करो, यूनिट दी है न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, तो आपको एवरेज फोर्स पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दो, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एफ एवरेज इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम। तो एफ एवरेज का देखो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, डेल्टा पी डिवाइड बाई टी। ये फॉर्मूला भी चाहो तो नोट में डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू टोटल इम्पल्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये सब देखो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा,
मतलब ये हम लोगों ने एक तरीके से डेरिवेशन कर दिया ना, इम्पल्स की जगह डेल्टा पी रखा, डेल्टा पी डिवाइड बाई टी, या फिर फॉर्मूला तो वही है, देखो फॉर्मूला सेम टू सेम है ना। फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू टोटल इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला अपने नोट्स में डाल दो, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, सीधा आंसर आ जाएगा, और क्या, एक स्टेप बचेगा। चलो अगर हम लोग ट्रेडिशनली करते तो कैसे करते, मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उससे करते तो कैसे करते। हम लोग लिखते इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको लिखते एम वी एफ माइनस एम वी आई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने कैच कर लिया। मास तो फिर भी रहेगा 0.15 इंटू जीरो माइनस 0.15 इंटू 20, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो थी, तो 20 इंटू 0.15 कितना होता है, 20 15 जो होता है 300, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते 20 इंटू 0.15, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 3 0 0, 3 न्यूटन। इम्पल्स आ गया 3 न्यूटन, ठीक है। 0.1 सेकंड के लिए उसके हाथ में था। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एफ एवरेज इंटू टाइम। तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, एफ एवरेज हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स है यहाँ पे 3, टाइम दिया है 0.1, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे 10 से, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी करके सबसे पहले हमने आई निकाला। कुछ लोग बोल रहे हैं माइनस में आएगा, चलेगा, कोई ऑप्शन में सब आप लोगों को पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये दूसरा फॉर्मूला लगाया, ये आया। बट अगर हम लोग सीधा ये फॉर्मूला यूज करें तो देखो क्या होता है, आंसर तो सेम आएगा, उसका टेंशन नहीं है, बस एक दो स्टेप बच जाएगा आपका, ठीक है। देखो डेल्टा पी की जगह मैं लिख देता हूँ एम वी एफ माइनस एम वी आई। डेल्टा टी आपको दिया है 0.1, एम वी आई तो जीरो हो जाएगा, सॉरी एम वी एफ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्रिकेटर ने बॉल को पकड़ लिया तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी और मास 0.15 था, डिवाइडेड बाय 0.1। तो देखो सीधा आंसर आ गया, एक स्टेप दो स्टेप आपका बच गया। तो चाहे जिस तरीके से करो, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस ट्रिक की तरह इसको डाल सकते हो बुक में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो एक सवाल जो मुझे पिछले लेक्चर में करवाना चाहिए था बट मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूँ आपको, कि फोर्स एक्सेलरेशन दिया है, मास पता करना है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए वाला फॉर्मूला लगाना है। बट ये वही लगा पाएगा जो इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम होगा, तो सीधा सीधा आंसर है। चलो बताता हूँ, एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, तो एम हो जाएगा एफ बटा ए। एक्सेलरेशन तो 1 है, तो ये तो गायब, बचा सिर्फ फोर्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है ना, एनीथिंग अपॉन 1 इज एनीथिंग। सपोज ऊपर एनीथिंग है और नीचे 1 है, तो एनीथिंग अपॉन 1 इज एनीथिंग। तो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो ऊपर, अगर नीचे 1 आ जाए तो कुछ कैंसलेशन वगैरह नहीं होता है। तो एफ का बस आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आया भैया, 36, 64, 100। आंसर आया 200। 200 को रूट के बाहर लिखोगे 2 रूट 10। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ओ हो ऐसे गलती करते हो, 10 रूट 2 ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे लिख दिया भाई, अरे 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100, 100 का रूट होता है 10, तो 10 आ गया बाहर, रूट 2 रह गया अंदर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बात है, जो आंसर करेक्ट रहता है तो जो भी पेपर सेट करता है ना उसको डर लग जाता है कि कहीं स्टूडेंट पकड़ ना ले। तो जो ऑप्शन करेक्ट रहता है उसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन जरूर रहता है, जैसे 10 रूट 2 2 रूट 10, ठीक है। अभी देखो मैं मारने भी जा रहा था डी वाले को, बट फिर याद आया कि नहीं, 200 का रूट 10 रूट 2 होता है, 2 रूट 100 नहीं। तो ऐसी सिली मिस्टेक करवाने के लिए उन लोग ऐसा करते हैं। तो कभी भी एग्जाम के आपको दो ऑप्शन अगर सेम दिखे ना, समझ जाना उन्हीं दो में से कोई एक करेक्ट है, तुक्का मारने में वहाँ पे काम हो सकता है। चलो ये तो फालतू क्वेश्चन था, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा छोटा लेक्चर हुआ, बट हमने सफिशिएंट चीज़ों को सॉल्व कर लिया आज, जितना आपको नीट के लिए चाहिए। अब आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आप इम्पल्स में माहिर हो जाओ, ठीक है। मतलब हर चीज़ में ही माहिर होना है वो तो चलो छोड़ो, फालतू बातें कितना करोगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है इम्पल्स कितना होगा, तो इम्पल्स का पहले फॉर्मूला लिख दो। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मतलब एक ही फॉर्मूला लग सकता है, चेंज इन मोमेंटम का। तो क्वेश्चन में बोला है रिजिड बॉल। रिजिड मतलब समझते हो क्या, रिजिड मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो काफ़ी हार्ड हों, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। रिजिड मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर इसको प्रेस करने पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड। बट हाँ नॉर्मली आप लोग याद कर सकते हो कड़क, सॉलिड ऐसा। तो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड वॉल की यहाँ पे खासियत क्या होती है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, जब वो कोलाइड करती है। अरे छोड़ो, कॉलिजन अभी पढ़ोगे ना सेंटर ऑफ मास के बाद, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, फिलहाल जाने दो। तो ये दोबारा से बाउंस बैक होती है और यहाँ पे नॉर्मली वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब नॉर्मली है, कुछ एनर्जी वगैरह का लॉस नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा गया और ऐसा आ गया, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv माइनस mv। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या बोला है, सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो mv माइनस mv आंसर आ जाएगा 0, तो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, सॉरी, इसलिए मैंने बोला वीडियो को 2 बार देखना। बेचारे 0 को मार्क भी कर दिए, कहीं वीडियो तो नहीं बंद कर दिए बेचारे लोग। देखो हुआ क्या, आपने गलती की। मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में जरूरी है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ m डेल्टा v वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, बाद में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। सपोज नीचे आप पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m, दोनों वेलोसिटी सेम है तो v माइनस माइनस v। अब समझा, नीचे की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव, तो माइनस v। बाकी सेम वेलोसिटी बोला है, मतलब v और v बराबर है, ये वाला माइनस यहाँ और vi की वैल्यू माइनस v, समझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू 2v, तो ये आ जाएगा 2mv, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करो, इसलिए मैं खुद ऐसी गलतियां यहाँ पे करता हूँ, फिर उसको सुधारता हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना दोहराओ। चलो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने ज़्यादा ही डरा दिया था ना, सर लग रहा था कि कुछ समझेगा ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सारे लोगों को लेक्चर समझा होगा, बहुत ईजी गया होगा, है ना। थोड़ा सा ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हट के टॉपिक है, बट समझना होगा आपको इसको। मुझे लगता है इसको कॉलेजेंस में पढ़ाना चाहिए था, बट ओके, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले लेक्चर में हम लोग, लेक्चर नहीं एंड हो रहा है, आप लोग सॉल्व करो। क्या करना है यार, आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द इम्पल्स फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम बोले मतलब वही तो इम्पल्स है, इम्पल्स का यूनिट भी तो है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो कहाँ से 0 से 8, मतलब 0 से 8 तक का जो रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी दिख रहा है उसका एरिया निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। अब एरिया नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करें फिर बताओ, छोड़ दें, जॉब छोड़ दें हम, ऐसा करोगे? चलो निकालो आंसर। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर, ठीक है। जब अलग अलग फोर्सेस लगती हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम आता है। कहने का मतलब ये है कि अगला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और उसमें जेई के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन कर लो फटाफट। क्या करना है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आपको निकालना है, एफ टी, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। तो एरिया निकालो, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल है। अब बोलोगे स्क्वायर है, अरे स्क्वायर कैसे है, यहाँ पे यूनिट है 2, यहाँ पे यूनिट है 3, स्क्वायर कैसे हुआ, रेक्टेंगल हुआ ना, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना 2, हाइट कितनी 6, रेक्टेंगल यहाँ पे बेस 2, लेंथ कितनी, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो लेंथ है 2, और यहाँ पे ये कितना है, ये है -3। अच्छे से साइन वगैरह एकदम अच्छे से लगाना, साइन अगर गलत लगाओगे तो आंसर फिर गलत आएगा, ठीक है। और यही सब फर्क हो जाएगा, ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, साइन गलत लगाया दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन लगाते हैं लोग। ये कितना है 8 - 4, ये है 4, और ये कितना है 3, हो गया ख़त्म। ये देखो 2 से 2 ख़त्म, ये आ गया 6, 2 तियाँ 6 माइनस में, और 4 तियाँ 12, 6 6 6 ख़त्म, 12 न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो इम्पल्स में जितनी कहानियाँ हो सकती थी वो सारी कहानियाँ मैंने आपको सुना दी, रामायण महाभारत और कुछ जो भी हो सकता हो, सारी चीज़ें मैंने आपको सुना दी है। तो इम्पल्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इम्पल्स होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स के फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम। ये 4 फॉर्मूले बस याद रखो, एफ टी बोलो, एवरेज फोर्स इनटू टाइम बोलो, बात वही है, ठीक है। तो एक फार्मूला 2 फार्मूला मैंने लिखा दिया था ना सेम टू सेम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम और एफ टी, तो उसमें से सिर्फ एवरेज फोर्स इनटू टाइम को याद रखो या दोनों याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं।
फिर कौन कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जब मास वेलोसिटी दे दे तो आप चेंज इन मोमेंटम लगाओगे, जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो आप एफ डी टी लगाओगे, जब एवरेज फोर्स पूछ ले तब आप एफ इंटू टी लगाओगे। ठीक है, फोर्स वेरिएबल हो जाए तो इंटीग्रेशन एफ डी टी लगाओगे। कैसे वेरिएबल पता चलेगा, उसमें एफ का कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया होगा टाइम के साथ, एफ इज इक्वल टू 3t ऐसा नहीं देगा, एफ इज इक्वल टू 4x वगैरह नहीं देगा, हाँ टाइम ही देगा क्योंकि dt है यहाँ पे, तो टाइम रहना जरूरी है वरना इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। खैर वो बात की बात है, वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला, अगर ग्राफ दिया हो तो आप लगाओगे एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। आई थिंक एवरीथिंग क्लियर अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो लेक्चर को 2 बार देखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। ओके, थैंक यू सो मच।